11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम आज चर्चा करेंगे रुपए की गिरावट पर, जो मई महीने से लगातार गिरता चला जा रहा है। आर्थिक मंदी के इस दौर में बाजार, उद्योग, आयात निर्यात सभी प्रभावित हैं। ऐसे में देश की सर्वोच्च विधायिका संसद में इस विषय का उठना स्वाभाविक था और इस विषय को विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया भी। मजबूरन संसद में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री बयान देना ही पड़ा और आज का भी मुद्दा यही है। अब बात यह है कि क्या पीएम ने रटा रटाया बयान दिया या फिर रुपए के गिरते हुए हालात को सुधारने की कोशिश भी की जाएगी। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मुकेश जीएस जी, जो बाजार विशेषज्ञ हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी के साथ साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जॉन जैदी साहब भी हमारे साथ हैं। जॉन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात रुपयों की, रुपए की गिरती स्थिति की और जिन हालात में रुपया पहुंचा है, बाजार में जिस तरह की मंदी है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, ऐसे में उम्मीदें देश के सर्वोच्च अर्थशास्त्री माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह से थी। आपको लगता है कि जिस तरह का आज उन्होंने संसद में बयान दिया, उससे मार्केट में किसी तरह के सुधार आने की कोई गुंजाइश बनती है? मुकेश जी, अभी आज हम देखें, पिछले एक हफ्ते से रुपए में काफ़ी उठापटक हुई थी। रुपया लगभग 62 रुपया चल रहा था इसके हफ्ते की शुरुआत में। तो अब ये रुपया लगभग 69 स्पॉट, जिसको हम कहते हैं स्पॉट में, डॉलर का भाव रुपए के मुकाबले 69 रुपये पहुँच गया, 69 रुपीज़। तो बहुत ही भयानक हालात हो गए हैं। मतलब जो हमारा कैड है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वो कमजोरी दर्शाती है। और मतलब इस वजह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय हमारे पर जो दबाव आएंगे, इस वजह से हमारे जो FDIs यहाँ से चले जाएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो अब जब आज प्रधानमंत्री जब आए, काफ़ी विपक्ष ने अपना काम किया, शोर शराबा किया, बताया कि भाई ये रुपए की कमजोरी क्यों नहीं रोक पा रही है। तो ये आर्थिक हालात, और प्रधानमंत्री ने इसका जवाब इस तरीके से दिया कि भाई आर्थिक हालात विश्व के जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से, और जो क्रूड के जो भाव हैं, सोने के जो आयात, जो भयानक आयात है, ये जो इतने ऊंचे दाम पे जो आयात हो रहे हैं, उसके वजह से जो कैड बढ़ा, उसके वजह से रुपए की कमजोरी हो रही है। और हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रुपए की कमजोरी को हम कहीं ना कहीं रोक सकें। और आज उनके ये बयान के बाद जो रुपया 67 रुपीज़ स्पॉट पे चल रहा था, 67, साढ़े 67, मतलब 67.45 तक गया और वहाँ से ये करेक्ट होके 65.90 के आसपास बंद हुआ। यानी रुपया लगभग 1.5 रुपया अपनी ऊंचाई से। चलिए, कुछ प्रधानमंत्री के बयान के बाद अगर कुछ सुधार हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन जॉन जैदी साहब, आपको आर्थिक हालात ठीक नहीं है। हम कहते हैं डॉलर के मुकाबले कमतर होता जा रहा है रुपया। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसे में उम्मीद, विपक्ष ने जो अपना काम करना था वो किया। उम्मीद प्रधानमंत्री से इसलिए भी थी क्योंकि किसी दौर में वो FM रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अर्थशास्त्रियों में उनका एक विशेष नाम है और देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनसे उम्मीदें जगती हैं। तो उनके पूरे बयान को, पूरे उनके स्टेटमेंट को, संसद को दिए गए बयान को अगर पैमाने पर कसा जाए तो लगता है कि कोई ठोस उपाय बताया उन्होंने। देखिए, सबसे पहले मेरी ये राय है कि इस मुद्दे को सबसे पॉलिटिसाइज्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है वो ग्लोबल इकोनॉमिक की सिचुएशन है। तो देश में या दुनिया में कहीं पर भी इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन होते हैं, खासकर USA में या वेस्टर्न कंट्री के जो भी डेवलप नेशन है, तो उसके असरात आपको अपनी कंट्री में दिखते हैं। तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसको इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज्ड नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जैसे कि ये मसला है कि जो PM का बयान है उसके इम्पैक्ट आपको दिखेंगे, ये तो अभी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन RBI ने जैसे अभी कोशिश किया था, अभी मैं आपको बताऊं कि जुलाई के अंदर करीब उसने 12,000 करोड़ का बॉन्ड बेचा था ताकि इसको जो है मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा यानी कोशिश जारी थी। जी हाँ, कोशिश। जॉन जैदी साहब, हम आते हैं आपके पास। हम बता लें, आज विशेषकर रुपया गिर रहा है। रुपए की गिरने की स्थिति क्या बनी? सीरिया उसका कारण, कच्चा तेल उसका कारण, सोने का आयात उसका कारण, कई कारण गिनाए जाते हैं। लेकिन रुपया गिरता चला जा रहा था और विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं इस पर बयान दूंगा। बयान दिया भी। कुछ बयानात
जो उन्होंने संसद के सामने दिए, हम वो आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को जारी रखेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या आखिर रुपए की गिरती स्थिति पर, और उनका सुझाव भी कुछ हो वो भी हम आपको दिखाते हैं। Madam Speaker, the movement of the exchange rate of the Indian rupee recently has been a matter of concern. The rupee has depreciated sharply against the dollar since the last week of May. There are concerns, and justifiably so, of the impact this would have on our economy. Madam, what triggered the sharp and sudden depreciation was the market's reaction to the certain unexpected external developments. On May 22, 2013, the United States Federal Reserve Bank indicated that it would soon taper its quantitative easing as the U.S. economy was recovering. This led to a reversal of capital flows to emerging economies, which are now sharply pulling down not just the rupee, but also the Brazilian real, the Turkish lira, the Indonesian rupiah, the South African rand, and many other currencies because of our large current account deficit and some other domestic factors. We intend to act to reduce the current account deficit and bring about an improvement in the functioning of our economy. प्रधानमंत्री के पूरे बयानात को देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया अपने जहां से वो जिसके प्रति जवाबदेह थे, ऐसी संसद को उन्होंने जो बयानात दिया उसमें यह था कि एक बात तो उन्होंने ये मानी कि रुपयों का अवमूल्यन हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और उसके कारणों को भी उन्होंने गिनाया कि ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर इसके कारण हैं। कई चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला था जो हम आपको नहीं बता सके, दिखा सके हैं चर्चा में, जिसे हम शामिल करेंगे। हमारे अतिथियों से इस पर बात करेंगे। सीरिया के कारणों को उन्होंने बताया, सीरिया की स्थिति के लेकर बताया, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को उन्होंने बताया। ऐसे कई कारण उन्होंने गिनाए, वो कारण जो अर्थ विशेषज्ञों को, इस देश के तमाम अर्थ विशेषज्ञों को कारण मालूम है। मुकेश जी, ये सारे कारण ऐसे नहीं है कि आप लोगों को नहीं मालूम है या बाजार के लोगों को नहीं मालूम है। वो उम्मीद ये कर रहे थे कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री कुछ बेहतर उपाय भी सुझाएगा। जैसा आपने बताया कि उसमें 1.5 रुपए की कुछ मामूली बढ़ोतरी भी हुई है और उसमें वो फायदा तो हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सब्सिडी रोकेंगे। अब सबसे आसान तरीका है पेट्रोल का भाव बढ़ा देना। मतलब एकदम मतलब कुछ नहीं सूझेगा, सिर्फ एक ही चीज़, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो। अब कितना बढ़ाओ आप? 10 रुपया बढ़ा रहे हो, डायरेक्ट 68 का 78 कर दिया अब आपने। अब आप वापस पेट्रोल बढ़ा के सब्सिडी उसकी कम कर देना चाहते हो। ठीक है, जब आप दोनों चीज़ एक किशोर जी हमारे साथ में रमेश ठाकरे साहब हैं, वर्ल्ड बैंक के पूर्व सलाहकार हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हम आते हैं आपके पास। बात ये कि पेट्रोलियम पदार्थों की या तो कीमतें बढ़ाएं, जिसका असर भी बाजार पर पड़ता है, कीमतें बढ़ती हैं। अगर उस पर सब्सिडी देते हैं तो उद्योग जगत को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मार्केट में महंगाई बढ़ती है। कहीं न कहीं जिस आर्थिक मंदी के दौर में ये देश घूम रहा है और चल रहा है, उसका नुकसान उठाना आम उपभोक्ता को भी है, निवेशक को भी है, एक एक नागरिक को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। रमेश ठाकरे साहब, आप बताएं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह के बयान आज दिए, क्या इससे किसी तरह की कोई उम्मीद जगती है? हेलो, मैं तो कहता हूँ, कैन आई टॉक इन इंग्लिश? या यू कैन। I personally feel that, look, the dollar every day is rising and rupees is falling. And Panta Pradhan is saying the same thing again and again, including the Chidambaram, that things will improve. If that is the case, then people will believe. But what happens in the market today, we find the dollar every day is going and slipping and slipping. So how can you trust your Prime Minister in that case, or your Finance Minister? Because what they are talking is what they are not seeing in the papers and in the media.
जी। World Bank people says our damage is done to Indian economy. एक रमेश ठाकरे साहब, एक चीज ये बताएं कि आज के प्रधानमंत्री के बयान के बाद स्थितियां क्या हैं, क्यों हैं, इस पर आप सभी लोगों की नजर है। आम जनता, आम नागरिक को भले न पता हो, एक घर की गृहिणी भी महंगाई से, मंदी से, रुपए की गिरती कीमतों से कहीं न कहीं उस पर असर पड़ा है, वो त्रस्त है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपको लग रहा है कि कुछ मार्केट में सुधार आएगा, रुपया अपनी गिरते हुए स्तर में कुछ तो सुधार ला पाएगा? 1991 के बाद प्रधानमंत्री पर विश्वास लगता था, मगर अभी मैं 2 मिनट पहले जब पार्लियामेंट देख रहा था तो जेटली जी खड़े हो गए, बोले प्रधानमंत्री को इतना अपोज कहीं नहीं होता है और कंट्री में, और जिस तरह से अपोजिशन भी उनको विरोध कर रहे, तो हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर क्रेडिबिलिटी इज गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी डे, एंड सिमिलरली जस्ट लाइक रुपया इज फॉलिंग डाउन, द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी इज फॉलिंग डाउन। जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है, उस तरह से सरकार की क्रेडिबिलिटी भी गिरती चले जा रही है। यानी अभी निकट भविष्य में उम्मीद नहीं की जा रही कि कुछ सुधार होगा, लेकिन चूंकि ये आशावादी देश है, इस देश के नागरिक भी आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा, और उस बेहतर होगा कब, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। रमेश ठाकरे साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, कुछ बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जॉन जैदी साहब, आपने देखा कि प्रधानमंत्री की बयानों से बहुत ज्यादा उत्साह देश में नहीं है, अर्थ विशेषज्ञों का ये मानना है। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री के जो बयान है उससे कोई खास मुझे नहीं लगता कि असरात होंगे। देखिए, पहले आपको कॉज जानना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं जो रुपए गिर रहे हैं। देखिए, इसमें मार्केट की एक थियरी है, करेंसी वॉर की एक थियरी है, जो जैसे कि 2008 में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आपको सबको पता है, और ख़ासकर यूएसए जो है ज़्यादा उसमें मुलविस था। तो 2008 में अमेरिका ने क्या किया था कि $2 खरब से ज़्यादा रुपए इंटरनेशनल मार्केट में फ्लो किए थे। वो इन्वेस्टमेंट जो है चीन और भारत और भी कई देशों में किए गए थे। अब जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व ने एक बयान दिया है कि अमेरिका के हालात बेहतर हो रहे हैं, और अमेरिका ने अब वो पैसे को खींचना शुरू कर दिया है। तो अब रुपए के गिरने का रुख अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है कि ना कि प्रधानमंत्री के बयान पर। तो अब अमेरिका जिस तरह से उसको खींचना शुरू करेगा, यानी जितना प्रधानमंत्री के बयान को इन्वेस्टर्स लेंगे, खासकर विदेशी निवेशक जिस तरह से लेंगे, नतीजा उसका आएगा। आम लोगों से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। हम आपको बताते चले कि लगभग $140 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशकों का इस देश में है, और सिर्फ $1.5 बिलियन निवेशकों की बिकवाली हुई है। अगर ये 1.5 बिलियन पिछले कुछ 2 महीने की अगर बिकवाली को देखा जाए तो ये कम है, लेकिन इतनी बिकवाली के बाद अगर रुपए की ये स्थिति हो गई, मुकेश जी, तो क्या स्थिति होगी अगर ये बिकवाली बढ़ती गई तो? मुकेश जी, मतलब रुपया अभी यहाँ पर 66 है और बिकवाली बाजार में है। हम जहाँ तक है कि एफआईएस ने अभी बिकवाली की नहीं है, और एफआईएस बिकवाली अगर करेंगे तो रुपया और धरातल पर चला जाएगा। अब जैसे कि एफआईएस ने भी इन्वेस्टमेंट जो किया था लगभग 55 रुपये और 50 रुपये के भाव से किया था। जब उन्होंने पैसा लाया था तो 50 रुपये और 55 रुपया था। अब उन्होंने वो कन्वर्ट करके उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया या कहीं पर भी पैसा लगा। अब अगर वो वापस लेना चाहें अपने पैसे तो उनको 65 और 70 में मिल रहा है। और अगर जिस तरीके की आप कह रहे हैं बात, अगर उतनी बिकवाली आएगी तो उन्हें डॉलर की डिमांड रहेगी, वो डॉलर वापस ले जाना चाहेंगे, तो डॉलर ये 72 से 70 से 72 74 तक भी जा सकता है। अब हमें ये फ्लो रोकना है, तो इसके लिए को रोकने के लिए हमारी राजनीतिक परिस्थितियां इसकी जवाबदार है। हमारी राजनीतिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, कुछ हालात सेंटर में काफ़ी बिगड़े हुए हैं। इलेक्शन, जैसे कि आज डिमांड की कि इलेक्शन कुछ पहले कर दिया जाए, तो इस तरीके से मतलब सेंटिमेंट्स खराब होते जा रहे हैं, जैसा कि स्थिरता खराब है। जॉन जैदी साहब ने कहा कि इसे राजनीतिकरण इस मुद्दे का न किया जाए। पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में कुछ ठोस उपाय करने चाहिए, और उन कारणों पर जैदी साहब बता रहे थे। जैदी साहब, जिन कारणों को आप बता रहे हैं उसमें कोई गुंजाइश बनती है क्या? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री खुद बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, इस देश का प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश का वित्त मंत्री बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। 2 अर्थशास्त्रियों पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। इस सरकार में ये 2 बड़े जिम्मेदार माने जाते थे, और जब इनकी उम्मीदें बनती है तो आपको कुछ गुंजाइश बनती नजर आती है क्या, जिन कारणों को आप बता रहे थे उसमें अगर सुधार करें तो? जी हाँ, देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन
पॉलिटिकल सिचुएशन का असर जो है, जो निवेशक है उनको ज़रूर पड़ता है। देखिए अभी 2014 के इलेक्शन होने वाले हैं और राजनीतिक कौन सी पार्टी हुकूमत में आएगी, क्या नीति उसकी होगी, उसके असरात बिल्कुल होते हैं। हमने ये कहा कि उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक जो उथल पुथल है उसके असरात ज़रूर निवेशक उस पर ध्यान रखते हैं कि जिस जगह वो खरबों रुपए या अरबों रुपए लगा रहे हैं तो उसके राजनीतिक हालात क्या है, उसने पॉलिसी क्या बना रखी है एफडीआई के लिए। जैसे मैंने कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व ने बयान दिया कि आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो उससे आपने देखा कि जो एफडीआई जो निवेशक थे वो खासकर चाइना, ताइवान और खुद अमेरिका में वापस जाने लगे, उसके भी असरात दिख रहे हैं। तो राजनीतिक स्थिति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब ये है कि इसमें जो है आरबीआई जो डॉलर अपने कोष में है उसको बेच के कुछ वो कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि जुलाई में अभी 12,000 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड भी भेजा था। उसके अलावा एनआरआई बॉन्ड लाने की भी कवायद चल रही है ताकि डॉलर जो है आ सकें। तो सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन के पहले तक इनको एफडीआई ये निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कोई ठोस अहम फैसला लेना पड़ेगा, जिससे कि निवेशकों का भरोसा इलेक्शन के पहले कायम रहे और वो जो है वापस जिस तेजी से जा रहे हैं उस तेजी से न जाए। इलेक्शन को लेकर जैसा कह रहे हैं कि चूंकि ये वर्ष, आगामी वर्ष चुनावी वर्ष होगा और उसकी तैयारियां भी हो रही हैं, फूड सिक्योरिटी बिल जैसी चीज़ें लाकर सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लोगों को आकर्षित करने का, और कुछ कारण ये भी रहे हैं, सूचकांक गिरा, रुपए की कीमत गिरी, बिकवाली हुई और आर्थिक मंदी में कोई बहुत बढ़िया इसका संकेत नहीं देखने को मिले। और इस विषय पर विपक्ष भी अपने तेवर को तीखे ही रख रहा है। हम नरेंद्र मोदी के बयान को दिखाते हैं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है और उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। नरेंद्र मोदी भी सरकार पर हमला कहते हुए, और जैसा कि चुनावी वर्ष हम बार बार कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार की तरफ से घोषणाएं होंगी, विपक्ष की तरफ से आक्रमण होगा और इसका जवाब सरकार को देना होगा। भुगतेगी जनता, जनता निर्णय लेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह के निर्णय लेती है। मुकेश साहब, जैसा कि हम बता रहे हैं कि सोने का आयात होगा, बैंक आम आदमी से सोना खरीदेगा, कुछ पायलट योजना पर काम हो रहा है। जॉन जर्दी साहब ने बताया कि अमेरिका ने आर्थिक पैकेज, जो प्रोत्साहन पैकेज था, उसे वापस लेने का ऐलान किया, इसका भी असर पड़ा है सरकार पर। तो ये चीजें कुछ सुधरने की उम्मीद नजर आती है क्या? रुपए में जो गिरावट आई उसकी वजह मतलब पैसा तो जाना था ही और हमारा डेफिसिट बढ़ना था। अब ये जो स्टिमुलस पैकेज QE3 जो है, स्टिमुलस पैकेज वापस जाएगा, मतलब वो अपना पैकेज खींचेंगे, उसके आर्थिक हालात जो सुधर रहे हैं उस वजह से वो लोग ये कदम उठा सकते हैं। जैसे ही वो कदम उठेगा तो रुपया और कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ेंगे, ना कि चांसेस घटेंगे। हमारी पॉलिसीज़ जो है वो मतलब प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर ही रहे हैं कैड को कम करने के लिए और रुपए को मजबूत करने के लिए। अब वो सारी पॉलिसीज काम नहीं आ रही, क्योंकि इसके पहले जब रुपया पहली बार 60 आया था तो हमारे सेंटर से ये आए थे आवाज़ कि रुपए पर कंट्रोल होगा, रुपए इससे ज़्यादा गिरेगा नहीं। और आज जब रुपये गुनसितर हो गया तो वो कुछ बेमानी सा लग रहा है कि भाई ये क्या बात उन्होंने कही और आज रुपया यहाँ पर आ गया। इतना कुछ तो बहुत पॉजिटिव नहीं कहा कि उससे रुपया बढ़ सकता, लेकिन
चूंकि जब प्रधानमंत्री खुद कमान अपने हाथ में लेता है तो देश का विश्वास जागता है। शायद निवेशकों में और जो शेयर मार्केट में है अन्य जगहों पर इसके सकारात्मक संदेश गए होंगे। जब अर्थव्यवस्था और डावाडोल हो रही हो और उद्योग जगत में भी अफरा तफरी का माहौल हो, जॉन सेठी साहब आप बताएं कि अर्थव्यवस्था में कहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे में निवेशक लाभांश भी उन्हें बराबर नहीं मिल रहा है, तब वो कैसे उम्मीद से इन्वेस्ट करें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे विश्वास करें? देखिए, सबसे अहम है कि इस वक्त जो भी थिंक टैंक है इकोनॉमिक्स के, उनको चाहिए कि पहले जो घरेलू मार्केट है उसको बेहतर करें और राजनीतिक हालात को भी बेहतर करें, ताकि निवेशक जो है इधर इन्वेस्ट करें, जो निवेशक इधर से जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों के आप तकरीबन साल भर से देखेंगे कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट कम हुआ है। जैसे कि है कि रुपए अगर गिर रहा है, अगर आपकी करेंसी देश की घटती है तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको मैं बताऊं कि करेंसी वॉर की जो दूसरी पॉलिसी है जो चाइना और जापान ने अपना रखा है, अभी करेंसी वॉर के उसमें 2012 में अमेरिका ने चाइना को ये वो भी दिया था, चेतावनी भी दी थी कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर करे। तो जब करेंसी वॉर में क्या होता है कि एक तो होता है कि दूसरे देश की करेंसी को गिराना, जैसा कि अमेरिका ने 2008 में किया था। उस वक्त हमारे देश का रुपया डॉलर के मुकाबले 57 रुपये करीब था। लेकिन चाइना ने क्या किया है कि एकदम नीचे स्तर पर लाके रोक दिया, उससे वहाँ पर इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी आसान होता है। लेकिन उसके लिए वो सिचुएशन भारत की नहीं है जो चाइना की। और यही देखिए आपने जापान की भी है। जापान का अभी आप पिछले कुछ महीने से डॉलर के मुकाबले देखेंगे तो जापानी करेंसी करीब 90 से 100 के बीच में, जो रुपए से भी करीब तकरीबन ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि इंटरनेशनल करेंसी की जो स्टॉक है आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल करेंसी के स्टॉक है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की उनके पास स्टॉक है। अगर वो फ्लो करते हैं तो डॉलर गिर भी सकता है। तो ऐसी मजबूत सिचुएशन होगी तब अगर आपका करेंसी गिरती है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जो भारत की कंडीशन है कि यहाँ पर एक तो एक्सपोर्ट आपका जो है कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, घरेलू जो बाजार है वो भी ठीक से वो नहीं है, राजनीतिक हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है क्योंकि इलेक्शन भी है। और कौन सी नीति आएगी तो जो निवेशक आएगा वो क्या किस पॉलिसी के तहत आएगा, वो निवेशकों को जब तक आकर्षक लाभांश के नमूने नहीं पेश किए जाएंगे उन्हें फायदा नहीं होगा, खासकर विदेशी निवेशकों का और भारतीय निवेशकों का भी तब तक स्थिति सुधरने की स्थिति में नहीं लगती। मुकेश जी, वो कारण भी आपको लगता है कि ऐसे कुछ संदेश दिए जा रहे हो उनके भाषण से, प्रधानमंत्री जब बोलते हो उनके भाषण से आम निवेशक तक कोई बात जा पाई है, संदेश गया है? विश्वास थोड़ा करना मुश्किल हो रहा है निवेशकों का, क्योंकि यहाँ पर हालात जैसे बहुत खराब है। महाराष्ट्र की बात कर ले, एक इंडिविजुअल स्टेट की बात कर ले, आज महाराष्ट्र में वो जो लोकल बॉडी टैक्स है, अब वो लाने की जो कवायद चल रही है, तो उससे मतलब 2 महीने तक महाराष्ट्र बंद रहता है और कहीं से कोई खबर ही नहीं, कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं, व्यापारियों के साथ बैठना करना उसको। तो उस 2 महीने तक लोगों को अपने शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स और फैक्ट्री वगैरह बंद करके अपने मतलब जो अपनी बात है वो रखने के लिए अपने जो शॉप्स है वो बंद करने होते हैं, फैक्ट्रीज बंद करनी होती है। तो ये कंट्री के लिए नुकसान है। आज हज़ारों करोड़ का नुकसान रोजाना हो रहा है ये बंद की वजह से, और ये सब चल। तो गवर्नमेंट को क्लियर कट पॉलिसीज बनाने के पहले, कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले बाजार के बड़े बड़े लोगों के साथ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठ तो है नहीं मुकेश साहब कि उनके पास में बाजार के बड़े बड़े लोग होंगे नहीं, उनके पास लाल फीताशाही है, उनके पास में बाबुओं की कमी नहीं है, उनके पास अर्थ विशेषज्ञों की कमी नहीं है, सब कुछ है। और जब उसे वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति है तो लोगों को ये मानना भी पड़ता है। और जैसा कि सेठी साहब बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, लेकिन पैनिक इतना चाइना और जापान नहीं है, हम क्यों है? जो जयदीप साहब ने बताया वो स्थिति बराबर है। लेकिन अगर हम देखें कि लेमन ब्रदर्स का जब कांड हुआ था, या अमेरिका में जब सबप्राइम लोन के जो इश्यूज आए थे, 2008 अगस्त की बात है, उस समय 2008 अगस्त में रुपया लगभग 47 के लगभग था, 47 के लगभग रुपया था, काफ़ी स्ट्रांग था और रुपये ने अपनी मजबूती बनाए रखी थी। हम अगर देखें कि 2003 में जो रुपया था वो 43 के करीब था, 2003 में 43, और उसको हमने 2007 तक 40 तक ही सीमित रखा था। तो हमने ऐसा कुछ प्रावधान, ऐसे कुछ नीतियाँ, ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म हमने ख्यालात रखे थे जिसकी वजह से रुपया 40 तक रहा। और अचानक 2007 से 8 में रुपया 49 हो गया। 49 के बाद जब रुपया
वापस अप्रिशिएट हुआ 2011 तक। मुकेश साहब, चूंकि हमारे वक्त कम है, अभी क्या रुपए की स्थिति है, बहुत संक्षेप में बताएं। अभी जब रुपए की स्थिति 66 रुपए है तो इम्पोर्टर यानी पहले से बेहतर हुई है। पहले से बेहतर, यानी जो 2 दिन के हालात है उसमें बेहतर हुई है, उससे थोड़ी सी बेहतर हुई है। 2 दिन से प्रधानमंत्री जब इंटरवीन कर रहे हैं तो शायद लगा कि लोगों को आज विश्वास जागा आज होगा। जैसे कि 1.5 अगर देखने जाए तो 3% रुपया इजाफा हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है, थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है। हम राजनीतिक एजेंडे को अगर हाशिए पर रख दिया जाए और इच्छा शक्ति के साथ सरकार काम करे तो जरूर बेहतर संदेश जा सकता है, निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है और रुपए की गिरती स्थिति को भी सुधारा जा सकता है, आर्थिक मंदी को भी दूर किया जा सकता है। शायद इस बात से आप भी सहमत होंगे, जदी साहब भी सहमत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, आपने रुपए की गिरती स्थिति पर और देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर अपने ख्यालों को हमारे साथ बांटा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश के आर्थिक सलाहकार इस विषय पर और भी मेहनत करेंगे और गिरती स्थिति पर आर्थिक मंदी को सुधारने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां।